हेलो फ्रेंड्स, dr.r के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे बहुत सारी सब्सक्राइबर ने ख़ास तौर से विषाक्त भोजन या फूड पॉइजनिंग के बारे में जानना चाहा है। रोज़ाना आए दिन अखबारों में छपता रहता है कि वहाँ पे बारात में, शादी में, लगन में कहीं खाना खा के 10 बीमार हो गई, 20 बीमार हो गई, 30 बीमार हो गई। तो उसके बारे में जानना चाहा है कि फूड पॉइजनिंग है क्या, कैसे होता है, कैसे फैलता है। आज अपन फूड पॉइजनिंग के बारे में जानेंगे कि फूड पॉइजन में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं और क्या परेशानी आती है। तो सबसे पहले अपन फूड पॉइजनिंग को जानने से पहले या विषाक्त भोजन को जानने से पहले अपन देखते हैं जो विषाक्त क्यों हो जाता है, खाना कैसे हो जाता है, उस चीज़ को जानेंगे, उस फैक्टर्स को जानने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो विषाक्त भोजन है उसमें ये फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहले खाना, जैसे खाना बासी हो जाए, पुराना हो जाए, या उसमें कोई केमिकल मिल जाए या कोई जहरीली चीज़ मिल जाए तो वो विषाक्त लक्षण लाता है ना, वो फूड पॉइजनिंग के लक्षण लाता है। फिर दूसरे नंबर पे पानी, मान लो पानी पुराना हो, पानी अशुद्ध हो, तो भी वो फूड पॉइजनिंग के लक्षण लाता है। और तीसरा चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एक कुक, जो रसोईया जो खाना बना रहा है, मान लो वही बीमार हो, उसने अच्छी तरह से सैनिटेशन नहीं किया हो, अपने हाथ नहीं धोए हो, तो उससे भी फूड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फूड पॉइजनिंग में क्या होता है वो अपन इसमें जानते हैं कि जैसे अपन ने कोई फूड पॉइजनिंग वाला खाना खाया, विषाक्त खाना खाया, तो उसमें लक्षण कितनी देर बाद आएंगे, तो 1 घंटे से और 28 दिन भी हो सकते हैं। विषाक्त खाने में इतना लंबा टाइम होता है कि आज अपने ख़राब खाना खाया तो उसके 1 घंटे से लेके 28 दिन तक उसके लक्षण आ सकते हैं। तो अपन ये नहीं कि 1-2 दिन पहले कहीं होटल में खाना खाया, कहीं खाया तो उससे मेरे को परेशानी आ गई, उसका टाइम इतना लंबा भी हो सकता है कि वो 28 दिन भी हो सकता है। तो उनमें कौन कौन से कीटाणु होते हैं जो खाने को ख़राब कर देते हैं या खाने को विषाक्त कर देते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग के लक्षण आ जाते हैं। तो सब नंबर पे है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, उसमें कुछ बैक्टीरिया पनप जाते हैं पुराने खाने में, तो वो खाने को दूषित कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो सबसे नंबर पे है 1 पे है साल्मोनेला। साल्मोनेला ग्रुप के जो बैक्टीरिया हैं वो खाने में पनप जाते हैं, पुराने खाने में बासी हो जाता है खाना या लंबा टाइम चल जाता है उसको, तो वो पनप जाते हैं। तो जो साल्मोनेला का इन्फेक्शन है उसके खाने के 1 या 2 दिन बाद ही उसमें फूड पॉइजनिंग के लक्षण आ जाते हैं। तो उसका टाइम बहुत कम टाइम होता है, कुछ ही टाइम में खाना खाने के बाद में ही लक्षण आने लग जाते हैं। तो कभी कभी इतना शॉर्ट भी होता है कि 1 या 2 घंटे भी हो सकता है। मान लो टॉक्सिन ज़्यादा हो तो 1 से 2 घंटे से लेके 1 से 2 दिन भी हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे है स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया है, उसका इन्फेक्शन हो गया तो उसका टाइम है 1 से 6 घंटे। अगर वो स्टेफिलोकोकस से इन्फेक्ट हो गया तो 1 से 6 घंटे बाद ही लक्षण आ जाएंगे। फिर उसके बाद में शिगेला है, 24 से 48 घंटे है। फिर इकोलाई है, लिस्टेरिया है, और उसके बाद में कैम्पलोबैक्टर है, बोटुलिनम है, और प्रिफ्रिजेंस है, प्रिफ्रिजेंस करके है, और विब्रियो ग्रुप के बैक्टीरिया है। जो विब्रियो कोलेरा पहले फैलता था हैजा, वो तो आजकल करीब करीब रेडिकेट हो गया, और दूसरे उसके ग्रुप के क्लोस्ट्रीडियम ग्रुप के और जो बैक्टीरिया हैं या विब्रियो ग्रुप के बैक्टीरिया हैं वो दूसरे तरह के बैक्टीरिया आ गए हैं। जो विब्रियो कोलेरी थी वो आजकल रेडिकेट हो गया, ख़त्म सा हो गया है। फिर बैक्टीरिया के बाद दूसरा नंबर है पैरासाइट। जो पैरासाइट हैं उनमें अमीबा है, जैसे अभी कहते हैं देसी में अमीबाइसिस हो गया, आम भाषा में प्रचलन में अमीबाइसिस हो गई, तो अमीबिक डिसेंट्री हो गई, दस्त लग गए, वो तो अमीबा की भी वो पैरासाइट होता है। एक प्रोटोजोआ होता है, वो बॉडी में इन्फेक्ट कर देता है और उससे उसको दस्त और पेट में दर्द और फूड पॉइजनिंग के लक्षण आते हैं, पर वो थोड़े स्लो होते हैं, फास्ट नहीं होते हैं, बैक्टीरिया से फास्ट होते हैं। फिर दूसरे नंबर का है टॉक्सोप्लाज्मा। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो जाता है, तो परेशानी वाला इन्फेक्शन होता है। तीसरे तरह का जियार्डिया, उसका टाइम 28 दिन है जियार्डिया का। जैसे आज उससे जियार्डिया से इन्फेक्शन हो गया तो हो सकता है उसको 1 महीने बाद भी लक्षण आए, तो टाइम इतना लंबा हो जाता है 1 महीने। तीसरे तरह के वायरस हैं, तो वायरस में जैसे बच्चों में ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल डायरिया हो जाता है, तो उसमें नोवाक वायरस है या रोटा वायरस है, और उसके बाद में हेपेटाइटिस ए वायरस है। तो 3 तरह के वायरस है जो ज़्यादातर जो फूड पॉइजनिंग करते हैं और फूड के थ्रू उसमें फैल जाते हैं। और फिर उसके बाद में कोई केमिकल है, मान लो केमिकल ऐड हो जाए खाने में किसी तरह का, चाहे एक्सीडेंटल या कोई मिला दे खाने में जहर वगैरह, तो उससे भी खाना पॉइजनस हो जाता है। खाना खाने के बाद उसके शरीर में क्या लक्षण आएंगे, तो लक्षण जानते हैं। तो लक्षण खाने में
पीठ में दर्द होना, उल्टी आना, दस्त होना, सिर में दर्द होना, बुखार आना, दस्त में कभी कभी खून आना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो डिहाइड्रेशन के लक्षण आना, मुंह सूख जाना, चक्कर आना, बेहोशी आना, इस तरह के उसको लक्षण मरीज को आ जाते हैं विषाक्त खाना खाने पे या फूड पॉइजनिंग होने पे। फिर उसके बाद में है किन लोगों को ज़्यादा परेशान करता है। जैसे फूड पॉइजनिंग तो किनको ज़्यादा असर लाएगा। जो फूड पॉइजनिंग अगर हो गई तो सबसे पहले बच्चे या ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं तो उनको जल्दी असर आता है। जैसे उल्टी या दस्त में ज़्यादा पानी निकल गया तो उनको ज़्यादा परेशानी आएगी। फिर उसके बाद में है प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ में मान लो टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो गया तो उसको बच्चे को भी वो अवॉइड कर सकता है ना। और वैसे उल्टी दस्त वगैरह परेशानी तो आएगी। तीसरे तरह के लोग हैं लो इम्यून वाले, जिनको पहले से ही कोमॉर्बिडिटी या कोई बीमारी चल रही है, जैसे मान लो डायबिटीज चल रही है, कैंसर चल रहा है या कोई कीमोथेरेपी पे चल रहा है या कैंसर की बीमारी चल रही है, तो उन लोगों को भी वो जो फूड पॉइजन है वो ज़्यादा परेशान करता है। तो सब उससे जानते हैं, जैसे मान लो उसको फूड पॉइजनिंग हो गई तो कौन सी कंडीशन में उसको ज़्यादा परेशानी आएगी। सब ज़्यादातर तो लक्षण बहुत हल्के होते हैं, माइल्ड होते हैं, तो 2-3 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अगर लक्षण बहुत लंबे टाइम तक परसिस्ट करते हैं तो उनको परेशानी है। कौन से लक्षण परसिस्ट करते हैं? समय पहले दस्त, अगर 3 दिन से ज़्यादा दस्त हो तो मतलब समझो उसको सीरियस इन्फेक्शन या परेशानी वाला इन्फेक्शन हो रहा है। दूसरा है उल्टी, बहुत ज़्यादा उल्टी हो, इंट्रैक्टेबल उल्टी हो, ज़्यादा उल्टी हो, वो सामान्य दवाई से परेशानी से नहीं रुक पा रही हैं तो वो भी खराब लक्षण है। तीसरी है लैट्रिन में खून आना। अगर लैट्रिन में खून आता है दस्त के साथ में तो भी परेशानी है। फिर उसके बाद में है मतलब कॉन्शियसनेस में परेशानी आना, उसके मतलब जैसे बेहोशी आना, चक्कर आना या शरीर में एकदम कमजोरी आना, तो वो खराब लक्षण आते हैं। या पेशाब का कम हो जाना, यूरिन आउटपुट कम हो जाना, तो ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन को बताता है कि पेशाब की उसमें कमी आने लग गई है। कैसे पता लगेगा फूड पॉइजनिंग हो गई है? तो ज़्यादातर तो वो सेल्फ डायग्नोसिबल है। ज़्यादातर मरीज को खुद ही पता लग जाता है, भाई मैंने वहाँ खाना खाया, वैसा खाना खाया, उसी से परेशानी हो गई। ज़्यादा लंबे टाइम तक दस्त चलते हैं तो उसकी लैट्रिन का एग्जामिनेशन है, स्टूल एग्जामिनेशन है और स्टूल कल्चर है, तो उससे पता लग जाता है कौन सी बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन। जैसे लंबे टाइम तक दस्त चलते हैं तो स्टूल कल्चर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर उसका इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल से चेक करते हैं, वही सोडियम पोटेशियम या क्लोराइड वगैरह कम ज़्यादा तो नहीं हो गए। फिर उसमें ट्रीटमेंट क्या ऑप्शन हो सकता है? तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में ज़्यादातर ही माइल्ड होते हैं, बहुत हल्के लक्षण आते हैं, सेल्फ कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि जैसे सबसे पहले ORS, जैसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन से पानी जिसमें बढ़ जाता है ऐसी चीज़ें देनी है, तरल चीज़ें देनी है। जैसे पानी बढ़ जाएगा तो ORS की सॉल्यूशन से, या जैसे फ्रूट जूस है, छाछ है। छाछ एक बहुत अच्छा सुपर ORS है, उसमें नमक मिला दिया जाए, थोड़ी चीनी मिला दी जाए तो सुपर ORS का काम करता है। फिर उसके बाद में है IV फ्लूइड्स हैं। IV फ्लूइड्स में जैसे पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो गया है तो उसको बोतल चाहिए, ड्रिप चाहिए, एडमिशन चाहिए। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक में ज़्यादातर सिप्रोन और फ्लक्सासिन वगैरह मतलब काम कर जाती हैं। फिर उसके बाद में जैसे मान लो बहुत ज़्यादा पेशेंट का आउटपुट, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है तो उसको कहीं किडनी फेलियर में तो नहीं जा रहा है, तो उसके लिए चेक करना पड़ता है। फिर उसके बाद में मान लो जैसे और डाइट क्या लेनी चाहिए उसको, उल्टी दस्त हो गए तो उसके डाइट में उसको जैसे केला है, खिचड़ी है या चावल बेस्ड डाइट है जिसमें चावल ज़्यादा मात्रा में हो, तो ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। और क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए, मान लो उल्टी दस्त हो रहे हैं तो क्या नहीं खाना चाहिए उसको दूध वगैरह या दूध से बने प्रोडक्ट कम लेने चाहिए। चिकनाई वाला खाना नहीं लेना चाहिए और तला हुआ खाना है उससे बचना चाहिए। और मीठा है, जैसे मीठा है तो दस्त हो रहे हैं तो मीठे वाले खाने से भी बचना चाहिए। अब कैसे बच सकते हैं अपन फूड पॉइजनिंग से, कैसे बचा जा सकता है? तो उसके लिए कुछ चीज़ हैं, जैसे कैसे बच सकते हैं उससे, विषाक्त भोजन से। सबसे पहले बिना पका हुआ खाना, बिना मतलब अध पका खाना है, बिना पका खाना है, उससे बचें। खाना बनाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोएं। मान लो कोई बीमार है तो प्रेफरेबली है कि वो खाना नहीं बनाए। फिर उसके बाद में राइट टेम्परेचर पे स्टोर करें। जैसे खाना मान लो दूध है, दही है, बाहर रह गया तो फिर वो जल्दी ख़राब होने के चांसेज होते हैं, उसको फ्रीज करें, उसको फ्रिज में रखें तो वो लंबे टाइम तक चलेगा। और खाना बनाएं तो उसको राइट टेम्परेचर पे बनना चाहिए। जैसे पाश्चराइजेशन है, दूध का पाश्चराइज कर दिया है 71 डिग्री पे, उसको दूध को मान लो उबाल देते हैं तो वो बहुत लंबे टाइम तक बच जाता है, उसको पाश्चराइजेशन कहते हैं।
तो ऐसे करके अपन फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं, और अपन सावधान रहेंगे तो बहुत सारे लोगों को बचा भी सकते हैं। ये एक बहुत कॉमन बीमारी है और आम बीमारी है। ज़्यादातर हर आदमी मतलब अपनी लाइफ में कभी ना कभी फूड पॉइजनिंग का एक बार या ज़्यादा बार शिकार हो सकता है, और साधारण मेजर से वो ठीक हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।